Good evening, friends. Continuing with our series of Guru Purnima, today we have Acharya Nimmi Arora ji with us. Ma'am, नमस्कार. नमस्कार शिखा जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं मैम? ठीक हूँ, हाँ जी. बहुत 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 धन्यवाद आपके आने का. एंड आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है. प्लीज. थैंक यू. आज का मैं आप लोगों को टॉपिक है कि मैं व्यवसाय के जो कुछ योग होते हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ. तो मैं सीधा अपनी पावर पॉइंट शेयर कर लेती हूँ आपके साथ. ये कुछ व्यवसायिक योग हैं. शिखा जी, मेरे को लग रहा है इसमें मेरी पिक आ रही है शेयर करने पे. मैंने आपको परमिशन दी है, आप कर सकते. 1 मिनट में हो जाएगा. शेयरिंग नहीं हुआ है अभी तक. मैं वही कह रही हूँ ना, शेयर नहीं हुआ. हाँ, अब तो आज हम व्यवसायिक योगों में योग तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको कुछ ही योग के बारे में बता रही हूँ. उनमें एक है वाक्पटु सुभग कृपालु योग. यह योग जो है, ये बलदेव जी जो थे, बलदेव मिश्र, वो राज ज्योतिष माने गए हैं. उनकी पुस्तक है होरा रत्न, उनमें दिए गए हैं. तो उन्हीं में से कुछ विशेष योग है. जैसे वाक्पटु सुभग कृपालु योग, नाम से ही है वाक्पटु यानी बोलने में चतुर. वाक्पटु का मतलब ही जिसको बोलने में बहुत ही निपुणता हासिल हो और वो अपनी वाक्पटुता के आधार पर अपने व्यापार को बढ़ा चढ़ा ले. तो इसमें यदि कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा हो और शनि चौथे भाव से उसको दृष्ट करता हो. मैं यहाँ कालपुरुष कुंडली में दिखा रही हूँ, वो किसी भी राशि में ये योग बनेगा. मैं आपको कालपुरुष कुंडली में एक उदाहरण देके समझा रही हूँ कि चंद्रमा यदि दशम में हो, शनि चतुर्थ भाव से देख रहा हो, या सूर्य कुंभ राशि में हो और शनि उसको दृष्ट कर रहा, दूसरे भाव से शनि उसको बैठ के दृष्ट करे, तो यह वाक्पटु योग बनता है. जो व्यक्ति व्यवसाय में अपने बोलने की कला में बहुत चतुर हो, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में अपनी वाणी के द्वारा अत्यधिक धन कमाएगा. तो जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, मंच वक्ता होते हैं, जो मंच संभालते हैं, ऐसे लोगों में ये योग बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि उनका काम ही है अपनी वाणी के थ्रू अपने धन को कमाना. जी. तो ये जो शनि सेकंड हाउस में और सन 11th हाउस में, ये फिक्स है और कोई दृष्टि से नहीं चलेगा. शनि अगर सेकंड हाउस में है तो सूर्य कुंभ राशि में होना चाहिए. कुंभ राशि का सूर्य. अच्छा. शनि से दृष्ट हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी सूर्य कुंभ राशि में होना चाहिए. दैट इज फिक्स. कुंभ राशि में होना चाहिए और शनि से दृष्ट होना चाहिए. अच्छा. चंद्रमा दशम में होना चाहिए और चतुर्थ से शनि से दृष्ट होना चाहिए. ठीक है. ये काल पुरुष योग जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वाक्पटु चतुर योग बनाते हैं. जी. क्योंकि हाँ, इस योग में साफ है, यदि कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा हो, यानी काल पुरुष की शनि की राशि में हो, और चतुर्थ स्थान से शनि उसे दृष्ट करे, या दूसरे स्थान में शनि हो और सूर्य या मकर या कुंभ में, सूर्य मकर या कुंभ में हो, ओके. शनि से दृष्ट हो, तो व्यक्ति बोलने में चतुर होगा. इसी में है वाक्पटु चतुर के साथ कृपालु योग बन जाता है. यदि दिन में जन्म हो और बुध सिंह राशि में, या रात्रि में जन्म हो तो बुध चंद्रमा की राशि में हो, यानी दिन के समय जन्म हो तो वो सूर्य, क्योंकि दिन का राजा है,
तो सूर्य की राशि में बुध हो, और यदि रात्रि में जन्म हो तो चंद्रमा की राशि में बुध हो, तो ऐसा व्यक्ति सज्जन होता है और प्रसिद्ध होता है। सूर्य और चंद्रमा की राशि में जातक सदा हंसमुख और दयालु रहता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। यानी बोलने में चतुर, जो योग बनते हैं व्यवसाय के लिए, उसमें वकालत आती है, राजनीति आती है, शिक्षा, भाषण, अभिनेता, नेता, इनसे जुड़े व्यक्तियों के लिए यह योग बहुत अनुकूल रहता है। इस प्रकार सदा हंसमुख चेहरे वाला योग से जुड़े व्यक्ति जो होते हैं वो फैशन शो में आते हैं, जो किसी का स्वागत करते हैं, फैशन शो से जुड़े, सुंदरता से जुड़े कार्यों के लिए। तो ऐसे में जो व्यक्ति हंसने हंसाने या कॉमेडी के कामों में जुड़े होते हैं, अभिनेता, नेता या स्टेज शो के कार्य, तो सौंदर्य से उनमें बुध और चंद्रमा या बुध और सूर्य के योग वाला बहुत अच्छा सुंदर योग बनता है। दूसरा है कपट लेख वित्तय योग, यानी ये इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छा। कपट लेख यानी कपट तरीके से व्यक्ति धन कमाए, बिजनेस करने में वह व्यक्ति कपट करे। तो यदि जन्म कुंडली में बुध के साथ मंगल हो और बलि बुध पाप ग्रह से युक्त हो, यहाँ पे बुध बलि हो और पाप ग्रह से युक्त हो, यानी उसके साथ कोई भी पापी ग्रह हो और मंगल के साथ उसकी युति हो, तो ये कपट योग बनता है। लग्न से नवम स्थान में हो या मंगल तीसरे स्थान में शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। इस योग की कुछ शर्तें हैं कि मंगल यदि तीसरे स्थान में हो, नवम स्थान में बुध हो, मंगल तीसरे स्थान में और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, या चौथे स्थान में हो और नवमेश छठे स्थान में हो, यानी यह बृहस्पति छठे स्थान में चला जाए और चौथे भाव का स्वामी भी छठे स्थान में बुध की राशि में चला जाए कालपुरुष कुंडली अनुसार। मैं कालपुरुष कुंडली इसलिए लगा रही हूँ कि उससे समझ आता है कि वो योग क्यों बना। जी जी जी। तो या चतुर्थे छठे स्थान में हो या नवमेश छठे स्थान में हो, यहाँ चतुर्थे चंद्रमा और नवमेश बृहस्पति हो यदि छठे स्थान में हो, या बुध मेष राशि में हो यानी मंगल की राशि में हो, मंगल की राशि में हो, तो जातक वित्तीय कपट, मेष राशि में बुध दिग्बली हो जाता है और उसमें वाणी की चतुरता आ जाती है, क्योंकि वह तीसरे भाव का, कालपुरुष की कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी होके लगन में आ जाता है, मेष राशि में आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कपट या जालसाजी, गबन या धोखाधड़ी के कार्यों में दक्ष हो, यानी उसमें ये प्रवृत्ति होगी कि किसी को धोखा दे सके। इसके साथ ही यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी के बीच का जन्म, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी के बीच का जन्म हो और चंद्रमा मंगल बुध तीनों युति में हो, एक साथ एक ही राशि में एक ही अंश पर हो, बुध यहाँ चाहे बली हो, बुध मंगल मान लो एक ही राशि में बुध उच्च का 6, 8, 12 में हो, तो यहाँ पे बृहस्पति भी पापी हो जाता है यदि 12वें भाव में चला जाए। बृहस्पति की यहाँ पे शुभ दृष्टि काम नहीं आती है, राइट। तो ऐसा व्यक्ति भी झूठ बोलने में माहिर होता है। बुध और मंगल, बुध क्या है, तर्क वितर्क का कारक है और बुध बुद्धिमता, तो उसमें मंगल के साथ चतुराई आ जाती है, उसकी बुद्धि पैनी हो जाती है तलवार की धार जैसी, और उस पर पाप प्रभाव हो या पाप भावों में हो तो व्यक्ति
झूठ बोलने के कार्यों में दक्ष हो जाता है। यानी वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाता। ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो वो और उसे छुपा देती है। जी। अगला है लोक विस्मय योग। इसके लिए मैं उदाहरण चार्ली चैपलिन का लेती हूँ। यदि जन्म कुंडली में मंगल शुक्र युति में हो, बलि सूर्य शनि से दृष्ट हो, या शुक्र 6, 8, 12 में होकर पक्ष बलि चंद्रमा से दृष्ट हो, ऐसा व्यक्ति सभी को हंसाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अभिनेता, नेता या स्टेज शो के कार्य के लिए उपयुक्त होगा। तो चार्ली चैपलिन की कुंडली में सूर्य उच्च का है, हालांकि पक्ष बलि नहीं है, वो दिग्बली नहीं है, दिग्बली, लेकिन उच्च का है। मंगल शुक्र की युति है, मंगल शुक्र यहाँ लग्नेश है जी। और चंद्रमा देख रहा है, यानी ये पक्ष बल का चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा आमने सामने है। पक्ष बल का चंद्रमा लग्नेश शुक्र को देख रहा है। शुक्र मंगल की राशि में मंगल के साथ है और सूर्य शनि से दृष्ट है। यह एक बहुत सुंदर योग बन रहा है जो चार्ली चैपलिन की कुंडली में है। और यहाँ देखें तो जुपिटर भी तीसरे भाव से सप्तम भाव को देख रहा है। राइट। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। यह एक बहुत अच्छे हास्य अभिनेता रहे। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि केतु तीसरे भाव में है। ये ज्यादातर मूक फिल्मों के अभिनेता रहे। मूक फिल्मों से इन्होंने हंसाया। वाणी के भाव में तीसरे भाव में केतु बैठा है जुपिटर के साथ, तो केतु वाणी में चुप्पी दे, उसने वाणी में चुप्पी दे दी। और बुध यहाँ पे नीच का है, वाणी नीच की है, तो उनकी वाणी ही चुप हो गई, लेकिन हंसाने में उन्होंने महारत हासिल की। एक बहुत बड़े अभिनेता बने। ये एक बहुत ही सुंदर योग तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत दुखद योग है, ऋणग्रस्त योग। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग ऋण से ग्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। उनकी कुंडली के योग हो तो मैं कहूंगी वे इस योग को देखते हुए ऋण लेने में अपने हाथ को पीछे खींचे, यानी जितना है उतने में ही कुछ करने की कोशिश करें या गुजारा करें। पहला ऋण चुकाएं फिर आगे बढ़े। अक्सर किसानों को देखा जाता है कि कर्ज में डूबे रहते हैं, कर्ज के बोझ से ही वो मर जाते हैं। उनकी संतान तक उस कर्ज को वहन करती है, यानी वो मर जाते हैं तो उनकी संतान उस कर्ज को चुकाती है। यह शुक्र जातक में ऐसे ही कुछ विशेष योग बताए गए हैं कि व्यक्ति मरने तक भी कंठ तक कर्ज में डूबा रहे और उसके कर्ज को उसकी संतान चुकाए। तो आज उन्हीं कुछ ऋण का मैं बता रही हूँ। व्ययेश धन स्थान में हो, व्ययेश होता है 12वें स्थान का मालिक, वो धन स्थान में आ जाए, यानी व्यय धन स्थान में हो। धनेश 6ठे स्थान में हो, धन का स्वामी शुक्र, वो 6ठे स्थान में चला जाए। और ऐसा व्यक्ति भाग्येश भी बलहीन हो, यानी शुक्र में बल ना हो, तो जातक अकंठ कंठ में कर्ज में डूबा रहता है। ये एक किसान की कुंडली मैंने ली है। इसमें आप देखेंगे कि व्ययेश सूर्य है जो अपने से 12वें में है, ना कि धन भाव में, वह अपने से 12वें भाव में। शुक्र यहाँ पर जो है वो धन का स्वामी होके व्यय भाव में है जी। और यहाँ पे चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है जो लाभ भाव का स्वामी होके अष्टम भाव में है। सूर्य व्यय भाव का स्वामी होके अपने घर से 12वें में है। तो इस कुंडली में बहुत ऐसा कर्ज का योग बना हुआ है। शनि जो रोग रिपु ऋण का कारक है, वह स्वयं लगन में बैठे, सप्तम भाव से लगन को देख रहा है, लगन को और चतुर्थ भाव को देखकर
यहाँ पे वो कष्ट पहुंचाता है। जी। यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि भी काम नहीं कर रही। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूब के कर्ज के कारण मरा। भाग्येश व्यय स्थान में हो, भाग्य ही आपका व्यय में चला जाए, षष्ठेश उच्च राशि में होकर केंद्र में हो, यानी छठे का भाव का स्वामी यदि उच्च का हो जाए और केंद्र में हो जाए तो जातक कर्ज में डूबा ही रहेगा, क्योंकि वो कर्ज का स्वामी उच्च का हो गया, यानी कर्ज को बढ़ा। यदि जन्म लगन में व्ययेश तथा गुरु दोनों धन स्थान में, जन्म लगन में व्ययेश और गुरु यानी सूर्य, इस कुंडली के लिए सूर्य और गुरु यदि एक साथ हो जाते तो वह धन स्थान में जाके व्यय को बढ़ा देते, क्योंकि गुरु बढ़ोतरी करता है तो व्यय को भी बढ़ा देगा यदि वह 12वें घर का मालिक हो। चंद्रमा चंद्र लगन से धनेश नीच राशि में है, चंद्रमा से देखें तो धन का स्वामी यदि नीच राशि में चला जाए, इस कुंडली में देखें चंद्रमा का स्वामी जो धन का शुक्र हो गया चंद्रमा से, वो यदि नीच का होके यहाँ आ जाता सप्तम में तो भी व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता। नीच राशि में हो या अस्त हो तो भी जातक हमेशा ऋणग्रस्त रहेगा। अस्त है तो वो कुछ कर नहीं। यदि धनेश और व्ययेश लगन में हो या धन और व्यय दोनों लगन में आ जाए, एक तो व्यय आ गया ऊपर से धन भी अपने से व्यय में चला गया, तो यह एक ऋण का योग बनाता है। गुरु या बुध चंद्रमा से छठे स्थान में हो तो भी जातक सदा ऋणग्रस्त रहेगा। यदि व्यय स्थान में अष्टमेश और नवमेश दोनों एक साथ, अष्टमेश और नवमेश यानी छुपा हुआ धन और भाग्य दोनों व्यय में चले गए, यानी छुपा हुआ धन भी आपको नहीं मिलेगा। अष्टम भाव आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है, यानी वहां से भी मदद नहीं, तो उन पर व्यय की दृष्टि भी हो तो भी जातक सदैव ऋण में डूबा रहेगा। यदि लग्नेश धन स्थान में हो तो सप्तमेश व्यय स्थान में हो तो भी वैसा ही फल होगा। लग्नेश धन में चला गया और सप्तमेश वहां चला गया व्यय में, तो वो सप्तमेश अपने से अष्टम में चला गया, फिर से नुकसान देगा। यदि भाग्येश षष्ठेश के साथ हो, यानी रोग रिपु ऋण के साथ भाग्य चला गया, तो व्ययेश धन स्थान में हो तो यह आपको ऋण के योग बनाएगा। गुरु अष्टम में हो और सप्तमेश व्यय में हो तो भी आपको ऋण के योग बनते हैं, और चंद्रमा से षष्ठेश भी उच्च राशि में हो तो भी आपके ऋण के योग बनते हैं। धनेश व्यय स्थान में हो और उच्च राशि में हो, धन का स्वामी उच्च का होके यदि व्यय भाव में चला जाए और उसके साथ छठे भाव का स्वामी भी आ जाए, यानी रोग रिपु ऋण बहुत ज्यादा हो, व्यय में चले, उनका व्यय नहीं होगा, वो उच्च के ग्रह के साथ है, वो उनको बढ़ा देगा, शत्रु भी बढ़ा देगा, बीमारी भी बढ़ा देगा। हो सकता है ऋण बीमारी की वजह से हो, आपको कर्जा लेना पड़े तो उसका कारण बीमारी हो। यदि उच्च राशिगत नवमेश षष्ठेश के साथ हो, यानी उच्च का भाग्येश आपका जो है वो छठे भाव के स्वामी के साथ हो, तथा व्ययेश चतुर्थ स्थान में हो, यानी व्यय तो आपके सुख स्थान में हो, तो भी व्यक्ति ऋण में डूबा रहे। यह कुंडली मिर्जा गालिब की है, सबको पता है वो का उम्र कर्जे में डूबे रहे। तो इस कुंडली में देखेंगे नवमेश चंद्रमा के साथ पंचमेश शुक्र की पंचम स्थान में युति है, जिन्होंने इन्हें एक महान शायर दिया, क्योंकि गुरु चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में है और गुरु इनका धन का लॉर्ड भी है, और चतुर्थ भाव में शुक्र ने भी इन्हें मदद की शायर बनने में।
सुंदर योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा और गुरु पर शनि की दृष्टि है, जो कि तृतीयेश और चतुर्थेश है, जिन्हें इन्हें शायर बना दिया, जो कि दुखी होकर लिखते थे। इनकी शायरी में दुख झलकता था। तो दशमेश सूर्य के साथ लाभेश और अष्टमेश बुध की धन स्थान में युति और उस पर अष्टम भाव से शनि की दृष्टि, इसने इन्हें कर्जों में डुबाया। और साथ ही मंगल 12वें भाव में लग्नेश व्यय भाव में बैठ के व्यय भाव से कर्ज के भाव को देख रहा है, उसको बलि कर रहा है, यानी ऋण आपके बलि हो गए, कर्जे आपके बलि हो गए। तो द्वादश मंगल ने उन्हें गरीब बना दिया, कर्ज में वे डूबते चले गए, जेल तक गए, अपमान सहा और गरीबी में ही मर गए। तो इनके लिए शायर इन्होंने खुद ही लिखा था, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कमेंट्स दे, निमी मैम भी पढ़ेंगे। और आप हमारे वीडियोस को अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, उसके लिए बड़ी शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। अगर आपको कुछ भी पूछना हो यहाँ पे ऋण के बारे में जिसका हो और उसको समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड सर्विस है, कंसल्टेंसी लेनी हो तो, या कुछ समझना जी जरूर, आप मैम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग। मैम विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।